Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you're welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, जैसे कि आप जानते हो कि हम कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। आज का जो सेशन है वो फोर्थ सेशन है। इससे पहले हम 3 सेशन इसके ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज हमने सोल्व किए और डिस्कस भी किए। आज भी हम कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए और साथ में जो जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इजीली सोल्व कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जितने भी चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या फिर कोई अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं पहले एक बार पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, या लेट्स मूव। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन। कहते जो इमोशनल एडजस्टमेंट होता है किसी स्टूडेंट का कब इफेक्टिव होता है? जब पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में, या फिर क्लास टीचिंग में, डिसिप्लिन में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो, इमोशनल एडजस्टमेंट आपको हर जगह चाहिए आप बस अपनी पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन करने लग रहे हो, या फिर आप क्लास टीचिंग जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, या फिर डिसिप्लिन में। मतलब आपको इमोशनल एडजस्टमेंट आपको हर जगह करना पड़ेगा, तभी आप इफेक्टिवली टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाएंगे। सो दैट राइट ऑप्शन इज fourth. Let's move to next question, that is second. Blackboard can be included in which group category of teaching aids? हम blackboard को कौन से teaching aid में यूज करते हैं? हम उसको एज ए ऑडियो एड्स में यूज करते हैं, ये विजुअल एड्स में, ऑडियो विजुअल में, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, जो ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है क्लास में, वहां पे सिर्फ विजुअल एड्स होता है, काइंड ऑफ विजुअल एड्स कि सिर्फ वहां पे आप टीचर है वहां पे राइट करेगा या फिर कोई क्वेश्चन है सोल्व करेगा और स्टूडेंट उसको जस्ट देख पाएंगे, राइट? सो दैट ब्लैक बोर्ड एज ए विजुअल एड्स में काम आता है, एज ए विजुअल एड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद द टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल की बात कर रहा है भाई, इनमें से कौन सा है जो टीचिंग स्किल में रिलेटेड है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सोल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो टीचिंग स्किल होती है वो एक टीचर को प्रेजेंट करती है कि भाई जो टीचर है उसकी स्किल को, कि वो ब्लैक बोर्ड पे कैसे राइट कर रहा है, साथ में उसकी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, कैसे समझा रहा है टीचर स्टूडेंट्स को, वो भी डिपेंड करता है उसकी स्किल के ऊपर। और वो अगर क्वेश्चन भी कुछ कर रहा है स्टूडेंट से, तो किस तरह के क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव है या नहीं है, मीन्स एक आउटपुट है वो कैसे निकल रही है टीचर के टीचिंग स्किल से। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। अगर स्टूडेंट है कोई क्लास में क्वेश्चन करने लग रहा है आपका, तो आपको क्या करना चाहिए? एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। आप उनसे कहोगे जो आपका क्वेश्चन है उसको आफ्टर क्लास पूछना, या फिर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास। आप उसको एनकरेज करेंगे कि क्वेश्चन छोड़िए, डिस्कशन में ज्यादा ध्यान दीजिए। एनकरेज करेंगे आप टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, आप उनको एनकरेज करेंगे स्टूडेंट को कि आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई एम प्लेजर टू आंसर योर क्वेरी, आप ऐसा बोलेंगे। या फिर एनकरेज करेंगे टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंट, या फिर आप कहेंगे कि आप मुझसे मत पूछिए, खुद से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो देखिए माय फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर यही होता है कि टीचर एनकरेज करता है अपने स्टूडेंट्स को कि अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको और बेहतर करें। अगर वो बार बार क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर दे, ताकि बच्चे के अंदर उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो और जागरूक हो और इंक्रीज हो, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एट द ऑडिटोरियम
लेवल टीचिंग इज ऑडिटोरियन अथॉरिटेरियन आपको पता हो टीचिंग क्या होती है, लेवल की बात कर रहा है। एक तो डेमोक्रेटिक होता है, एक होता है आपका अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन कैसा होता है, इसमें टीचर सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, हेडमास्टर सेंटर्ड होता है, या फिर एक्सपीरियंस्ड बेस होता है। अथॉरिटेरियन जैसे कि हम जानते हैं, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, क्योंकि हम जो 90s के स्टूडेंट्स थे उनके साथ यही होता था कि जो उनके टीचर होते थे अथॉरिटेरियन थे। टीचर आता था, क्लास में पढ़ाता था और चला जाता था। एक तरह से वो टीचर सेंटर्ड था कि टीचर डिसाइड करता था क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, राइट। तो ये सारा, और स्टूडेंट की अपनी मर्जी कम थी, राइट। तो राइट ऑप्शन इज ए, मतलब टीचर आए, खुद से डिसाइड करे उसे क्या पढ़ाना है, बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर कम हो सर, तो ये जो होता है टीचर सेंटर्ड होता है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 6, हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस, किसने इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग टीचर इफेक्टिवनेस। देखो जो टीचर इफेक्टिवनेस है, टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात करें तो टीचिंग इफेक्टिवनेस उसको इंक्रीज करने के लिए किसने डेवलप किया इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिसने इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम डेवलप किया था। उनका नाम क्या, फ्लेंडर है, रेयोन है, सीमन है, या फिर रिचर्ड ओवर है। माय डियर फ्रेंड्स, जो फ्लेंडर थे उन्होंने कुछ टूल्स दिए थे जिसके अंदर हम एनालिसिस कर सकते हैं जब इंटरेक्शन चल रही है स्टूडेंट्स की और टीचर की, ठीक है। मतलब क्लास जो इंटरेक्शन चल रही है उसके अंदर किस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है, किस तरह का बिहेवियर है, चाहे वो टीचर का स्टूडेंट के साथ हो, या फिर ये टीचर है आपका, टीचर का चाहे आपके स्टूडेंट्स के साथ हो, या फिर स्टूडेंट्स का टीचर के साथ किस तरह का बिहेवियर, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के साथ वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और उनका बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, किस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं, किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। तो जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है ये उसी से रिलेटेड उन्होंने इंटरेक्शन कर समझ गए। जब टीचर और स्टूडेंट मिलते हैं क्लास में, जब इंटरेक्शन करते हैं, जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है क्लास के अंदर, तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसको हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये किसने दिए थे, फ्लेंडर ने दिए। थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, फ्लेंडर ने इंटरेक्शन एनालिसिस दिया था, उन्होंने सिस्टम ऑब्जर्वेशनल टूल्स दिए थे, यूज्ड किसमें यूज किए जाएंगे, टू क्लासिफाई द वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड पपिल्स दे इंटरेक्ट इन द क्लासरूम। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि उनके बिहेवियर का, वर्बल बिहेवियर, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है क्लास के अंदर जब वो क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ये किसने दिया था, इसी को कहते हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज 7th, one of the important theory moral development has been developed by, हमारे जो लर्निंग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वो किसने दी थी, आपको बताना है। कोहलबर्ग ने दी थी, एरिक ने दी थी, या फिर डैनियल कोलमैन, या फिर बेंजामिन ब्लूम। तो ये सबको पता है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो रिलेटेड थी मोरल डेवलपमेंट से। मैंने एक बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, किस स्टेजेस के अंदर होता है। तो जैसे उन्होंने एक इन्फेंट होता है, फिर उसके बाद प्री स्कूल में जाता है, उसके बाद मतलब प्री स्कूल में होता है, फिर अपने मिडिल एज में भी आता है, मतलब उसका मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, वो किस तरह से सोशली इंटरेक्ट कर पाता है, किस तरह से मीन्स एक कहता है टेक एंड गिव का रिलेशन कैसे बना पाता है। तो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब बच्चा इन्फेंसी में होता है तो उसको इतना नहीं पता होता है कि भाई जस्ट वो क्या करता है, ओनली अवॉइड करता पनिशमेंट को। उस टाइम उसको ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं पता होता, उस टाइम वो 0 से लेके 3 इयर्स के बीच में होता है। सेल्फ इंटरेस्ट वो कम जानता है, इसलिए वो सिर्फ अवॉइड करता है किसको, पनिशमेंट को, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट में जब आता है, जब प्री स्कूल में जाता है 3 से 5, 6 के एज में, तो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने लग जाता है। वहां पे वो देखता है बच्चे जो अदर क्लास में हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको मीन्स प्रेज किया जा रहा है, तो या फिर उनको मीन्स
कोई रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो भी ऐसा ही कुछ बनना चाहते हैं, राइट। और पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट पे वो कम लेकिन रिवॉर्ड पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब स्कूल एज की बात करते हैं वो गुड गर्ल और गुड बॉय की कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां पर वो फ्रेंड रिलेशन बनाते हैं कि कौन अच्छा फ्रेंड बनेगा, अगर मैं अच्छा रहूंगा तो मेरे फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, इस तरह के उसमें आ जाता है। उसके बाद टीन में आता है तो टीन में वो क्या करते हैं। और हाँ, उसके बाद जो स्कूल एज की बात करते हैं, जब वो जो सोसाइटी को थोड़ा समझने लग जाता है, तो जो सोसाइटी ने जो रूल फिक्स कर रखे हैं उन पे वो बहुत ज्यादा मतलब ओरिएंटेड होता है, उस पर ही वो ध्यान देता है, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स बने वो एकदम करेक्ट है और वो उन्हीं को फॉलो करता है, वो फिक्स्ड होता है। मतलब वो अगर जो रूल बने हैं उसके वो उनको पूरी तरह पालन करता है, ठीक है। टीन एज में जब आता है तो म्यूचुअल बेनिफिट देखने लगता है कि मतलब अगर मैं अपना भी, क्योंकि देखो जब तक उस स्कूल एज तक रहता है यहाँ तक होता है सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट ही थोड़ा सा बात करता है, क्योंकि सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें जब वो बात करता है तो अपनी फ्रेंडशिप पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। मतलब मोरल राइट की बात करने लगता है, लीगली राइट की बात करने लग रहा है, और रूल रेगुलेशन को मतलब एक बेटर लाइफ में किसी की बेटर लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी ध्यान देता है। इसमें मतलब उसको समझ हो जाती है। अडल्टहुड की बात करते हैं, जैसे हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो मोरलिटी देखते हैं कि भाई वो समाज के देखने लग जाते हैं, जो रूल रेगुलेशन वो भी कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं, ठीक है। अगर कोई रूल बना है तो क्यों बना है और कहाँ पे सोशल बेनिफिट है, ठीक है। तो वो इस तरह से यहाँ पे आके वो अपना मोरल डेवलपमेंट कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, एक कैरेक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो कैसे डेवलप होता है, उसके विल पावर से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, मोरलिटी से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ये सब तीनों ही, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन क्वेश्चन में ये तीन दी हुई है, ऑब्वियस सी बात, 3 पॉइंट्स हमारे पास, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी की कैरेक्टर में अगर डेवलप करना तो उसकी विल पावर कैसी होती है, स्ट्रोंग है, वीक है, तो उसका कैरेक्टर उसी से ही डेवलप होता है। उसका कंडक्ट करना, एक दूसरे से बिहेवियर कैसा है, उसकी मोरलिटी कैसी है, मतलब मोरल बिहेवियर कैसा, किस स्टेज में है, उस पर भी डिपेंड करता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल का कैरेक्टर कैसा होगा उसके इन तीनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, इनमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है, नोट की पूछ रहा है। इनमें से कौन सा लेवल है जो टीचिंग लर्निंग में नहीं इंक्लूड होता है, डिफरेंशियल लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप जैसे जानते हो सबसे पहला जो होता है मेमोरी लेवल होता है, जिसमें बच्चा जब छोटा होता है जस्ट उसको एक तरह से समझाया जाता है, भाई उसको जैसे मान लीजिए गिनती है, काउंटिंग है, उसको रट्टा ही करवाया जाता है, उसकी मेमोरी लेवल को डेवलप किया जाता है, 1 2 3 ABCD, वरना उसको क्या पता क्या चल रहा है, नहीं। तो उसका मेमोरी लेवल होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करता है, थोड़ा समझने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे भी आ जाता है, वो अपनी भी खुद थॉट लगाता है, मतलब एक थॉटफुल लर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो माय डिफरेंस, ये तीनों जो आपके मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये टीचिंग के लेवल है। लेकिन जो आपका डिफरेंशिएशन लेवल है, ये कोई भी टीचिंग का लेवल नहीं है। आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो 3 है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तो आपके टीचिंग के लेवल्स हैं, बट जो आपका डिफरेंशियल लेवल है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो कि भाई जो बच्चा होता है, छोटा होता है, उसकी मेमोरी लेवल्स थॉटलेस होता है उस टाइम बच्चा, उसके अंदर जस्ट एक तरह से रोट मेमोरी होती है, उसको कुछ समझाया जाता है, उसको रट्टा मरवाया जाता है, मेमोरीज को, उसकी मेमोरी को मतलब डेवलप किया जाता है, ठीक है, कि वो कुछ लर्न कर पाए, चाहे ABCD हो, गिनती हो, या फिर कोई भी इस तरह के जैसे पोएम्स वगैरह चलते हैं, राइम्स वगैरह चलते हैं, वो किस में आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं हम, तो थॉटफुल हो जाता है इस टाइम बच्चा, थोड़ा समझने लग जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव आता है, मोस्ट थॉटफुल होता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगने लग जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं न्यूपा इज मेनली कंसर्न विद, न्यूपा किससे कंसर्न है, एजुकेशन सुपरविजन से, एजुकेशन यूनिटी से, एजुकेशनल प्लानिंग से, एजुकेशनल इवेल्युएशन से। जो न्यूपा है ये अच्छी टर्म है, आपको इसको थोड़ा याद रख लेना है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया आपको, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसका नाम, इसका काम देखो यहाँ पे आ गया है प्लानिंग। इसका काम क्या है? प्लानिंग करना, एजुकेशन प्लानिंग। ये एजुकेशनल प्लानिंग करता है, ठीक है। ये एक तरह से कुछ एपेक्स बॉडी है जो मेनली कंसर्न करता है एजुकेशन प्लानिंग से। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1939 में जो यशपाल कमेटी थी उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट का जो हेडलाइन थी उसका नाम क्या था ये बताना। आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग एंड नन ऑफ द अबव। अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है और रिफॉर्म्स पढ़े हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स, तो आप बता सकते हो इसका राइट ऑप्शन होगा लर्निंग विदाउट बर्डन। इनकी जो रिपोर्ट थी उनका नाम यही था। क्वेश्चन नंबर 12, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। देखो, एक साइकोलॉजी होती है, एक साइको एनालिसिस। हम साइकोलॉजी नहीं पूछ रहे, थोड़ा सा टर्म को ध्यान रखना। यहाँ पे साइको एनालिसिस पूछा जा रहा है। एरिक एरिक्सन थे, जीन पियाजे थे, या फिर बर्नर थे, या फिर सिगमंड फ्रॉइड थे। देखो, जो हमारी साइकोलॉजी के फादर हैं, साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? वुंट है। लेकिन जब साइको एनालिसिस की बात आती है तो वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। राइट ऑप्शन इज 4th। मतलब साइको एनालिसिस के जो फादर थे एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने ही साइको एनालिसिस पे वर्क किया था। ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे। मतलब 18th सेंचुरी की बात करें अर्लियर, उसमें इन्होंने बहुत सारा वर्क किया था, ठीक है, साइको एनालिसिस पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, इन पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज्ड। कंप्यूटर किस लिए यूज किया जाता है पढ़ने में? मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, या फिर टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, ये ऑल ऑफ द अबव। लड्डू क्वेश्चन है, इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? आराम से बता सकते हो। प्रोग्राम को, सीपीयू को, मेमोरी को, या फिर हार्ड डिस्क को? माय डियर फ्रेंड्स, यस, दैट इज राइट ऑप्शन इज सीपीयू। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब बच्चे को थोड़ा ढीला छोड़ दो, उसको पनिशमेंट ना दो तो बच्चा बिगड़ जाता है। दिस assumption is related to type of the discipline which has been advocated। मतलब कौन से ईरा में ये जो स्टेटमेंट थी ये दी गई थी, ये बताइए कि आप बच्चे को पनिशमेंट मत दो, उसको खुला छोड़ दो तो बिगड़ जाता है। बाय नेचुरलिस्ट फिलोसफी, या फिर प्रेगमेटिस्ट, या फिर विक्टोरियन ईरा, या फिर डेमोक्रेटिक ईरा? ये एक विक्टोरियन ईरा थी। विक्टोरियन ईरा एक कह सकते हो आप, जब यूनाइटेड किंगडम में एक तरह से एक टाइम पीरियड आया था जब जो क्वीन थी विक्टोरिया, उसका शासन आया था एक तरह से, और ये टाइम पीरियड था 1837 से 1901 तक, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात थी और ये उसी टाइम में लागू किया गया था। उसके बाद ये बहुत सारी चीजें आई थी जो आपके फ्रोबेल वगैरह आए थे, लेकिन उससे पहले विक्टोरियन एरा में यही माना जाता था कि बच्चे को खुला छोड़ दोगे या फिर उसको पनिशमेंट नहीं करोगे तो बच्चा स्पॉइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16th, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। देखो, स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है। वॉज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर राजस्थान में? राइट ऑप्शन है राजस्थान। स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। एक भाई आपका प्ले स्कूल भी है, उसी के अंदर आपका प्री स्कूल है, उसी के अंदर आपका मिडिल स्कूल है, इसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी वहीं पर दी जाती है। मतलब एक ही स्कूल के अंदर, एक ही कैंपस के अंदर आपको बहुत सारे, मतलब एक तरह से टीचिंग से रिलेटेड, सॉरी, लर्निंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे ट्रेनिंग भी मिल रही है, साथ में आपको मतलब अदर फैसिलिटीज भी आपको इसी के अंदर मिल रही है। तो उसमें क्या था, स्कूल कॉम्प्लेक्स होता है। और वो किसने स्टार्ट किया था? राजस्थान में स्टार्ट किया था फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी।
प्रोपोनेंट ऑफ कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, टीचिंग की बात कर रहे थे। की पॉइंट्स पकड़िए। कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, आप यहाँ पे अगर ढूंढोगे जीन पियाजे को नहीं मिलेगा, ठीक है। एनल गेज अगर ना मिल, आप अगर यहाँ पे होता तो भी आप कंफ्यूज हो जाते। अगर तो आप, मेरे को लगता है अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता जीन पियाजे का तो आप जीन पियाजे पे ही लगाते, लेकिन यहाँ पे टीचिंग की बात कर रहे हैं, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, राइट। यहाँ पे देखिएगा टीचिंग की बात की जाती है, लर्निंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। शिवकामित्रा, बी.एफ. स्किनर या फिर मैकडोनाल्ड, बताइए। एनल गेज थे, इन्होंने ही कोग्निटिव थ्योरी दी टीचिंग से रिलेटेड। इसमें बहुत सारे, मतलब हम बात करें कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, जो हमारे पियाजे थे उन्होंने दी थी कोग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, लेकिन एनल गेज है वो रिलेटेड है थ्योरी ऑफ टीचिंग, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट द एब्सेंस एंड द एस्केप फ्रॉम द क्लास टीचिंग। देखो, जब आप एक इंस्ट्रक्शन मीडियम है उसी से ही वही डिपेंड करता है, वो अफेक्ट करता है कि क्लास के अंदर कितने एब्सेंस हो रहे हैं या फिर बच्चे बंक कर रहे हैं। क्या आप इससे एग्री हैं, एग्री करते हैं, इनडेफिनाइट है, डिसएग्रीड है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, वो एक टीचर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चे वहां पे रुक पा रहे हैं या नहीं, मतलब क्लास के अंदर बंक तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे एस्केप तो नहीं कर रहे हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंस्ट्रक्शन मीडियम पर। भाई अगर क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, या फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग मीडियम नहीं होगा, तब तक बच्चे क्लास से जुड़ा हुआ खुद को नहीं पाएंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ए। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग, कहते हैं कौन से डिटर्मिनेंट होते हैं टीचिंग स्किल ट्रेनिंग के, कंपोनेंट्स, पपिल टीचर, सुपरवाइजर या फिर हेडमास्टर। आपको पता होगा कि जो टीचिंग स्किल ट्रेनिंग है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो टीचिंग स्किल के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, कौन डिटरमिनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स। थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो टीचिंग एलिमेंट्स, इसके अंदर भाई आपकी स्किल होती है कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं, आप किस तरह को चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस की आपकी स्किल होनी चाहिए, आप कैसे क्वेश्चंस आप पुट कर रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन क्लास में इंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्लोजर, स्टिमुलस वेरिएशन या फिर ब्लैक बोर्ड। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो टीचिंग स्किल से रिलेटेड हैं, लेकिन ये कुछ है जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर अ गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, किसी भी गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग इन माइल्ड टोन या फिर स्पीकिंग विदाउट पॉज। आंसर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखो आपको मतलब बेस्ट चुनना है, ये 4 है, इनमें से बेस्ट कौन सा है। देखो जब तक आपकी थॉट की क्लैरिटी नहीं होगी तब कम्युनिकेशन बेस्ट या पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। ठीक है, जो आप पहुंचाना चाहते हो मैसेज वो सामने वाले तक उसी वे में तब तक नहीं पहुंचता जब तक आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं, आप क्या कहना चाहते हो और मतलब अब जो पहुंचाना चाहते हो वही आप पहुंचा पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट के ऊपर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशन प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग उसके अप्रोच क्या है, मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। एजुकेशन प्लानिंग के कुछ अप्रोचेज हैं जिसके अंदर मैन पावर अप्रोच भी है, सोशल डिमांड अप्रोच भी है। ये अप्रोचेज 5 है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्रोचेज टू एजुकेशनल प्लानिंग, एक तो मैन पावर नीड अप्रोच है, सोशल डिमांड अप्रोच है, एग्रीगेट अप्रोच है, रिसोर्स बेस्ड अप्रोच है और नीड बेस्ड अप्रोच है। ये कुछ एजुकेशन प्लानिंग मतलब इनके बेसिस के ऊपर आप कोई भी इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी संस्था है अगर कोई एजुकेशनल प्लानिंग कर रही है तो इनको ध्यान में रखकर ही वो एजुकेशनल प्लानिंग करती है। समझे कि भाई वहां के मैन पावर के ऊपर उसको सोशल डिमांड की अप्रोच भी देखती है, सोसाइटी में क्या डिमांड है, एग्रीगेट टोटल जो चाहे वो कंट्री का है, सोसाइटी का हो या फिर ग्लोबली क्या चल रहा है वो अप्रोच भी देखकर ही एजुकेशन प्लानिंग करती है। किस तरह का कैरिकुलम होगा, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्या हम बच्चों को, हमारे मोटिव क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, इस तरह से वो
एक इंस्टीट्यूट है, एक या फिर स्कूल है या फिर कोई अदर संस्था है जो एजुकेशन प्लानिंग करती है, वो इसी बेसिस पे करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है 22nd, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। भाई किसी भी की इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस पर बेस होना चाहिए? एम एंड नीड, टाइम एंड टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नीड। आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी, तो आप उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप वहां के जो बच्चों को पहुंचाना चाह रहे हो उनकी नीड क्या है और आपकी एम क्या है, तो उसी की तरह से आप अपनी प्लानिंग लेकर चलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, टीचर बिहेवियर ought टू बी। किसी भी टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, फिर डायरेक्टिव होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स है ना उसको पसंद करते हैं, जो कहते हैं मेरा आइडियल टीचर दिस एंड दैट, वो टीचर है, वो मैम है, वो सर है, ठीक है। तो हम भी कहते थे अपने, जब हम इंटरेक्शन करते थे अपने क्लासमेट्स के साथ, बातें करते थे, तो कहते थे कि हमें ये टीचर ज्यादा अच्छा लगता है। आइडियलिस्टिक कि भाई बच्चे आपको पसंद करें, आपके अंदर वैल्यूएबल चीजें देखें कि यस ही इज द टीचर, दैट इज द टीचर जिसको हम पसंद करते हैं, या ये बेस्ट टीचर है, इसकी इंस्ट्रक्शन हमें पसंद है, इसकी क्लास हमें पसंद है, ये जो पढ़ाता है वो हमें अच्छा लगता है, कुछ अच्छा पढ़ा रहा है, राइट। तो आइडियलिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे, और की बात करें या नेट, इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट या कीबोर्ड? इंटरनेट सभी जानते हैं, लड्डू क्वेश्चन था। चलिए, so my dear friends, this is the end of the session. Thank you so much. I hope you enjoyed the class. Goodbye, good luck.